अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में वादे के मुताबिक ज़फ़र ख़ान हमेशा की तरह हाज़िर। जैसा कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे स्टार को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने एक ऐसे जो है शख्सियत को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो बिल्कुल ही जाने पहचाने होते हैं, लेकिन शायद कुछ शख्सियात ऐसी, कुछ लोग ऐसे जो ना जानते हों। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। जो आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको तकरीबन सब जानते हैं। हो सकता है कुछ जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे जानते हूँ, हो सकता है कुछ प्राइवेट लेवल पे जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना गारंटी है कि 100% सोशल मीडिया के ऊपर तो सभी जानते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट जावेद अहमद शेख साहब के पास, जो कि माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध सीएम हाउस आईटी के अंदर, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे विजिट्स और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है बहुत सारी डिग्रीज़ उन्होंने ली हैं। उन डिग्रीज़ के बारे में जानते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उन डिग्रीज़ के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज़ उन्होंने किए हैं, और माशाल्लाह उनके टेबल के ऊपर जब कैमरा मूव होगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पर भी मेडल्स की, डिग्रीज़ की एक लाइन लगी हुई है। आइए चलते हैं जावेद अहमद शेख साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और हमने आपका बहुत सारा टाइम तो गपशप में ज़ाय किया। 1 घंटा हमने आपको बिठा बिठा के चाय पिला के हमने कहा कि चलो पहले तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद अब हम जो है टर्न आया आपका, हमने कहा चलें जी अब प्रोग्राम आपसे शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली माशाल्लाह जिस तरह से टेबल के ऊपर डिग्रीज़ भी हैं, मेडल्स भी हैं, सर्टिफिकेट्स भी हैं, और कुछ जो मुझे नज़र आ रहा है आई थिंक जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। शुक्र है ऊपर उन्हें जावेद अहमद इंग्लिश में लिख दिया, अगर वो भी जापानीज़ में होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती कि ये लिखा हुआ क्या है, इसको भी ट्रांसलेट करें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने इतनी मुझे जो है इनवाइट किया यहाँ पे। और ये डिग्री है असल में मैंने मास्टर्स डिग्री ली है जापान से, ICT। वो वर्ल्ड बैंक की एक फंडेड प्रोग्राम था, फुली फंडेड प्रोग्राम। तो मैंने 2 साल वहाँ पे लगाए। उससे पहले एक प्रोग्राम था जो जायका का था, लेकिन वो 20 डेज़ का था, तो वो 2020 में सही। और ये यहाँ पे मैंने एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड है जो मुझे रिसर्च पे मिला, वहाँ पे बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला जो मैंने अपनी डिग्री के दौरान किया। मेरी रिसर्च जो है वो टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन कराची लेवरेजिंग ICT। हम ICT के थ्रू उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। गुड वन। जो हमारी यूनिवर्सिटी KIC कोबे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग, उनका मोटिव ये है कि हम सोशल इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करें विद द यूज़ ऑफ ICT। तो यानी कि आने वाले दिनों में हम कराची को इस लेवल पे देख रहे हैं कि कचरे से साफ। यस बिल्कुल, वैसे ही गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, लेकिन मेरा जो स्कोप था और मेरा जो रिसर्च पॉइंट था वो सॉलिड वेस्ट का था, और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए एक वेब एप्लीकेशन भी हमने डेवलप की और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की, एक सिस्टम पूरा जनरेट किया। तो उस पर बेस्ट रिसर्च का भी मुझे अवार्ड। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो रिसर्च आपने की, रिसर्च आपने यहाँ पर पाकिस्तान में की है जापानीज़ में? असल में मैं ड्यूरिंग जापान के अंदर जी ड्यूरिंग द स्टडी मैं यहाँ पे 2-3 विज़िट कर चुका हूँ। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो जी तो मैंने यहाँ पे 2-3 वर्कशॉप्स किए, दोस्तों से मिला जो सॉलिड वेस्ट के अफसरान हैं, इवन जो वेस्ट पिकर्स हैं उनसे मिला, रिसाइकलर्स। तो ये पूरी एक स्टडी रिसर्च के हिसाब से मैंने पूरे सबसे अपने व्यूज़ लिए कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसको हम ICT के थ्रू, मतलब IT के यूज़ के थ्रू बेहतर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, IT का एक्चुअली लिंक जाके एक ऐसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जाके बनेगा, वो किस तरह से जाके इंटरफेस होगा? वही मैंने आपको बताया कि जो सोशल, मतलब हमने जो हमारी यूनिवर्सिटी का मोटिव है वो यही है कि सोशल प्रॉब्लम को हम कैसे ICT के, आजकल आपने देखा होगा हर चीज़ IT पे जा रही है। जी बिल्कुल सही। तो हमारी यूनिवर्सिटी का मोटिव ये था कि हम किस तरह से उसको सोशल प्रॉब्लम को हम इशू उसको रिजॉल्व करें यूजिंग ICT। तो हमने जो उसका सॉल्यूशन पार्ट वो है वो IT के थ्रू है। एक मोबाइल उससे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सब। जी, उसके थ्रू ये है कि मेरी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द सिस्टम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो ऑलरेडी यूज़ में है। यहाँ पे कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी काम कर रही है सॉलिड वेस्ट में जी, जो सॉलिड वेस्ट गवर्नमेंट की साइड से एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक तुर्किश कंपनी है और चाइनीज़ कंपनी। उनका एक सिस्टम बना हुआ है सॉलिड वेस्ट का, लेकिन मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको हम उसके इंटीग्रेट कर सकते हैं।
और मेरे वाले मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के फ़ीचर्स। सही है। तो हम इसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे यानी कि आप चाहें, आप भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं लेकिन ये फैसले आपको पता है कि ऊपर लेवल के हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस भी होते हैं। तो उस पर मैंने कोशिश अपने तौर पे करके देख ली, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी का ये है कि बिजनेस मॉडल था जिसमें थैंक यू प्रैक्टिस प्रेसिडेंशियल अवार्ड मैंने लिया। उसमें यह है कि आपने एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम, आपने इशू, उसको रिजॉल्व आप कैसे करते हैं उसका एक आपने देना है। उसके साथ आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से यूज़ होंगे, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होंगी, और आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको सारा मिला के उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल तो उसमें सारी चीज़ें लेके मैंने रिसर्च के दौरान आपस में कमीशनिंग है, इंटरफेसिंग है टोटल। जी बिल्कुल। अगर आपका एक प्रॉब्लम है उसको हमने इशू को आइडेंटिफाई करके उसको फिर हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है। फिर उसको थैंक यू प्रैक्टिस के थ्रू बिजनेस मॉडल हमने बना लिया कि एक हमने उसको हल तो उसी वक्त कर लिया है, लेकिन ये लॉन्गर रन में चलेगा या नहीं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए बिजनेस मॉडल आ जाएगा। उसके बाद आप टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आईटी, तो आईटी के थ्रू मैंने ग्लाइड यूज़ किया था सॉफ्टवेयर, जो नो कोड आईटी टूल है। बिल्कुल। उसके बाद जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने डिफ़ाइन किए थे कि हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बंदे चाहिए और इन्वायरमेंटलिस्ट चाहिए और रिसाइकलर्स भी चाहिए। ठीक है। रिसाइकलर्स वो बिजनेस मॉडल में आ जाते हैं क्योंकि वो आपको फंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट। तो उसमें यानी कि होगा, इसको फिर मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है ना, जो ऐप आप लोगों ने बनाई है या जिस तरह से आप वहाँ से जापान से जो ये पूरा ट्रेनिंग लेके आए हैं, इसमें सिर्फ ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर तो नहीं आएगा इसमें, और जिस तरह आपने ह्यूमन सोर्सेज का कहा है, तो इस ह्यूमन सोर्सेज में HR रिलेटेड या उसमें लोगों को या फैमिलीज़ को और भी प्रॉब्लम अगर हो सकती हैं, तो क्या वो भी उस ऐप के अंदर आ सकती हैं? वो मोबाइल ऐप को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लेकर जा रहे हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम के साथ, तो उस सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट इन उनका है ह्यूमन रिसोर्सेज को, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और उनका पूरा जो नेटवर्क है, उनकी जो ये मतलब लोडर गाड़ियां चल रही हैं, जी, जो GTS से लैंडफिल साइट जाती हैं या फिर घरों से कचरा उठाती हैं, जी, तो और उनमें GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाना, ये पूरा उसको हम ओवरऑल सिस्टम को कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दिस ICT। दिस ऐप इज स्पेसिफिक ओनली फॉर द सॉलिड वेस्ट और आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर द एनी अदर यूज, लाइक एज ह्यूमन के अंदर तो उसको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल। सिर्फ सॉलिड वेस्ट, सिर्फ कचरा नहीं उठवाना उसने, उसको कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो क्या वो भी उसके अंदर ऐड ऑन हो सकती हैं या नहीं, या ये सिर्फ स्पेशली सिर्फ कचरा उठाने के लिए? नहीं, असल में ज़फ़र भाई मेरा जो रिसर्च एरिया था वो स्पेसिफिक था, तो उसको मैंने जो उस पर वर्क किया है वो सिर्फ इस वक्त सॉलिड वेस्ट पे किया है। वैसे अगर हम दूसरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहें तो IT आजकल बहुत ज़्यादा वो यूज़ में है। तो मेरे साथ जो दोस्त काम कर रहे थे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टॉपिक था, मेरा एक रिलेटेड टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो मैंने उस पर काम किया था। दूसरे दोस्तों ने, किसी ने अपना फार्मर्स के लिए काम किया है, किसी ने वेदर पर्पस वाज दैट। जी। क्या वो चीज़ें भी, क्योंकि फैमिली की नीड हो सकती है, किसी को मेडिसिन मंगवानी है, किसी को इमरजेंसी में घर में कोई नहीं है तो किसी को कोई चीज़ मंगवानी है, या किसी को डॉक्टर की नीड है या कुछ और है, तो वो क्या अलग अलग ऐप्स पे उस पर फिर काम करती हैं? जी, वो तो एक आपका पहले वही है ना, इशू आइडेंटिफाई करना। जैसे मेरी कोई सीनियर दोस्त थी, वो काम कर रही थी यही मेडिसिन, आपने अगर आप वो उनका जो टोगो है, टोगो आइलैंड्स पे है, तो उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन और डैशबोर्ड बनाया कि भाई हम घर बैठे उन लोगों तक रीच नहीं कर सकते, तो क्या करें, उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया कि उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च, मेरा एरिया ये था, तो यहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च पे हिसाब से ये बनाया है। इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी को नहीं दूसरे सिस्टम में ला सकते हैं, दूसरे सिस्टम्स हम ला सकते हैं, दूसरे सिस्टम उसके साथ इंटरफेस भी हो सकते हैं और लग भी सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दिस वाज योर सेकंड विजिट इन जापान। जी। तो क्या जापान ज़्यादा पसंद आ गया? नहीं हुआ ये कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन जापान पसंद भी आ गया। दूसरा ये था कि लकीली मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग ली थी वहाँ पे जापान में, 20 डेज़ थी, और उसके बाद कोरोना शुरू हो गया था। तो 2020 में उसके बाद ये हुआ कि एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक कम्पिटिटिव प्रोसेस है
जो स्कॉलरशिप आई तो मैंने उसमें अप्लाई किया 2021 में। तो लकीली और थोड़ा सा मेहनत के साथ भी मैंने अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया। तो उनकी जो ऑफर्ड जो डिग्रीज़ थी वो आईटी की सिर्फ जापान में थी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और सेलेक्ट भी हो गया माशाल्लाह से। फिर वर्ल्ड बैंक का एक इंटरव्यू सेक्शन हुआ, उसमें भी मैं कामयाब गया तो मुझे मिल गया। तो इसका मतलब में माशाल्लाह जिस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई है, आप सिर्फ आपने अकेले तो अप्लाई नहीं किया होगा ना, और भी लोग क्यू में होंगे, उन्होंने भी अप्लाई किया होगा। तो आपकी डिग्री, आपकी वैल्यू, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी आईटी की वो एक्सपर्टीज़, वो सारी चीज़ें अगर एक वर्ल्ड बैंक देख रहा है तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई सोर्स चल रही हो, वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को देख रहा है कि हाँ टैलेंट किसके पास है। यू आर द टैलेंटेड वन इन पाकिस्तान जो सिलेक्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें ये आपने जो बात की, तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनकी 60 कंट्रीज़ हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, जो वहाँ से डिफरेंट लोग अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से कोई अराउंड 20,000 पीपल दे अप्लाइड फॉर द मास्टर्स डिग्री। उसमें सिलेक्शन जो हुआ है मेरे ख्याल से कोई 50 सीट्स होती हैं एवरी ईयर इन मार्च। सो उसमें लकीली मैं भी आ गया माशाल्लाह। तो लाजमी थोड़ी बहुत मेहनत भी होती उसमें है, आपकी और माँ स्ट्रगल बाप की शामिल दुआ है। हम इस स्ट्रगल के ऊपर भी जाएंगे, आखिर ये स्ट्रगल जो है वो इतनी आपने कैसे की और पीछे जो है वो स्ट्रगलिंग क्या थी, तो उसके ऊपर भी हम आते हैं जावेद भाई। लेकिन इसमें जापान में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। लोग वहाँ पे डाउन टू अर्थ हैं और अपना काम खुद करने वाले, और मतलब बहुत ओबलाइजिंग नेचर के हैं। और लेकिन ये है कि वो अपने काम के साथ सिंसियर हैं। अगर कोई भी बंदा होगा वो अपनी काम से काम रखेगा, और ये है कि आपको हेल्प आउट करेगा लाजमी, लेकिन वो सिंसियर होगा अपनी जॉब के साथ। फिर वो उसकी जॉब कोई भी हो, तो वो सिंसियर होते हैं लोग अपनी जॉब के साथ, अपनी कंट्री के साथ और आपके साथ, दोस्तों के साथ। क्या क्या डिफरेंस देखा आपने पाकिस्तानियों में और जापानियों में? एक तो वो कानून पे बहुत नहीं, ज़्यादा एक तो आप अमल बोलेंगे कि करते वो हैं। कद के छोटे होते हैं, हम कद के बड़े होते हैं और वो जो है वो फीके खाने खाते हैं, हम ज़रा तीखे खाते हैं, यहाँ कढ़ाई को चलता है। नहीं, उन चीज़ों को छोड़ के ये चीज़ें भी हैं, लेकिन मसला ये है कि जो मैं देख रहा था वहाँ पे उनका कल्चर, एक तो वो अपने कल्चर पे मतलब एक जैसे होता है ना, उसको प्रोमोट भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उस पर फ़ख्र भी करते हैं। हम लोग, हमारे पास भी हम कल्चरली बहुत रिच हैं, लेकिन हम उसको बता नहीं रहे होते लोगों को। तो मैंने क्या किया ड्यूरिंग द स्टे इन जापान, क्योंकि उनके कल्चरल प्रोग्राम बहुत होते थे, जी जी, तो जितना मुझसे हो सका मैं स्टडीज़ को भी टाइम देता था, लेकिन थोड़ा उधर भी टाइम दे के कल्चर को भी स्पेशली उसमें रिप्रेजेंट करता था पाकिस्तान के कल्चर जी, को। पाकिस्तान के कल्चर को। क्योंकि कोबे और ओसाका में ज़्यादातर लोग जो अपने तौर पे पाकिस्तानी हैं वो बिजनेसमैन हैं, और जो हमारी एम्बेसी है वो टोक्यो तक अनफॉर्चुनेटली है। और अदरवाइज़ अगर आप वियतनाम के लोग देख लें या म्यांमार के देख लें, इंडिया के इवन, वो फंक्शंस और इवेंट्स कराते हैं कल्चरल, जिसमें तो माशाल्लाह यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान आल्सो इन जापान। यस, तो पाकिस्तानी फ्लैग आपके हाथ में मैंने देखा था, ठीक है, आपकी तस्वीरों में, और अजरक भी देखी थी मैंने। तो यहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। नाजरीन, ब्रेक के बाद जो है हम जावेद साहब से यहीं से वापस पूछेंगे कि जब पाकिस्तानी फ्लैग और अजरक जो है ये पहन के और वहाँ पर जापान में घूम रहे थे तो फिर उसके आगे क्या हुआ। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था जावेद अहमद शेख साहब के साथ, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं मोबाइल ऐप के हवाले से। जी जावेद भाई, मोबाइल ऐप के हवाले से आप बता रहे थे कि मोबाइल ऐप के अंदर जो है वो ये चीज़ें क्या हो सकता है? जी, वही मैं बता रहा था, जो फाइनेंशियल मोबाइल एप्लीकेशन है जी, जैसे पे है, या फिर जैसे मोबाइल अपना मोबिलिंक वालों का भी है जेएस कैश। जी जी जी, इसको हम ये है कि किसी बंदे को अगर आपका है तो उसको हमने क्यूआर कोड उसको ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। ये सब लॉजिकल होगा? ये सारा साइंटिफिक डेटाबेस के थ्रू, क्योंकि फिजिकल तो बैंक है ना। बिल्कुल फिजिकल जैसे मोबिलिंक से हम ट्रांसफ़र तो कर रहे होते हैं ना कैश। बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन, इवन यूफोन मनी ट्रांसफ़र भी है। तो इसको ये हमने मतलब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे और मुख्तलिफ दुकानों पे, शॉप पे, इसको हमने उनको भी क्यूआर कोड अलॉट कर दिया, तो आप उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी यूजिंग दैट क्यूआर कोड। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि जब आपने कुछ परचेज़ कर लिया, आप अपने मोबाइल को जाके वहाँ पे स्कैन करवाते हैं, मोबाइल को स्कैन कराए वो हो जाता है जी, और परचेजिंग हो जाती है, बिल डिटेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। ये एज ए मतलब एक आपका
डिजिटल मनी जिसको कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफ़र होगा। आपके जैसे कार्ड वैसे यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो आपका मोबाइल ट्रांसफ़र वहीं पे आपका पूरा उससे आपके CNIC से आपके कार्ड से भी डिजिटल वो कनेक्ट होगा, पूरा आपका डेटाबेस जा रहा होगा, मतलब गवर्नमेंट को भी पता चल रहा होगा कि आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उनको लोगों को इंसेंटिव देने के लिए भी ये है कि अगर आप उनको पहले फर्स्ट टाइम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए उनको आप कहें कि हम कंपनी की तरफ से 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, पैकेज टाइप के इस तरह के बना के। टाइप। तो लोगों को हम मतलब पहले ऐसे ही लेकर आएँ, डिजिटल मनी की ट्रांसफ़र की तरफ डील्स बना दें। बिल्कुल डील्स बना लें, तो लोग आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड हो गए, आपके पास डेटा आ गया, यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगी, जैसे जैसे होगा साइकिल चल पड़ेगा। बिल्कुल जैसे वैसे। अदरवाइज लोग नहीं आ रहे ना, इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे, तो अगर आप ऐसे इंसेंटिव देके उनको, पहले तो पता नहीं चलेगा, शायद वो आ भी जाएंगे। बिल्कुल सही। तो उसके बाद जब यूज़ करेंगे, रोल आउट, उनका फ़ायदा भी है, तो आपको पता भी चलेगा, उससे आप अपना टैक्स नेट भी बढ़ा सकते हैं। जयेश भाई, पीछे से जो है जिस तरह से बिलोंग करते हैं आप, तो क्या ड्यूरिंग द एजुकेशन, ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी कोई जॉब करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी होगी? लैंडलॉर्ड हो गए पीछे से, या कोई जॉब भी करी? नहीं ज़फ़र भाई, क्योंकि मैंने तो बहुत स्ट्रगल करी है। मैं तो मजदूरियाँ करता था। नहीं, मेरे वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन वो असिस्टेंट या अबदार आप उसको कह लें, तो इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं जब यूनिवर्सिटी के दौरान सिंध यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, तो उन्हीं दिनों में मैं टीचिंग भी कर रहा होता था। माशाल्लाह। 2-3 कॉलेजेस थे, एक फेथ कॉलेज। एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट जो कि नाजरीन के लिए जानना ज़रूरी है, कि अगर कोई किसी पोस्ट तक पहुंचे तो उसके पीछे की जो स्ट्रगलिंग है ना, उसको जाने कि वो पीछे कितनी मेहनत कर रहा है, कि क्या क्या करके बैठा हुआ है। अगर दिन को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहा है तो रात को वो जॉब कर रहा है, अगर इवनिंग में वो अपनी कोई क्लासेस ले रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, तो उससे वो अर्निंग करके अपने आगे जो है वो अपनी फीसेस भी पे कर रहा है, अपने एक्सपेंडिचर भी अफोर्ड कर रहा है। तो ऐसे बैठे बैठा ये चीज़ें नहीं मिल जाती, बैठे बैठे डिग्रियाँ नहीं मिलती, बैठे बैठे पोस्टें नहीं मिलती। उसके पीछे की हिस्ट्री को भी जानना ज़रूरी है। एक्चुअली नाजरीन जो है ना, जब इस चीज़ को जानेंगे तो डेफिनेटली फिर क्लियर होगा कि हाँ यार, वाकई पीछे स्ट्रगलिंग जो है ना, वो आपकी स्ट्रगलिंग जो है, हर किसी की इस तरह से पीछे स्ट्रगलिंग है। आपकी स्ट्रगलिंग क्या है एक्चुअली, वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एंड में हमें मिलने को मिल रही है। जी, वही मैं बता रहा था कि जब मैं मतलब 3rd ईयर में था, BS 3rd ईयर ऑनर्स जिसे कहते हैं, तो उसी दौरान मैं जॉब कर रहा होता था, क्योंकि मुझे घर के तरफ से थोड़ा सा मतलब फिनेंशियली जो है डेफिनेटली, हाँ, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ वो शेयर करना चाह रहा था बर्डन, और अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करते हुए मतलब रहने की हिसाब से। तो मैं वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी या प्राइवेट इदारे थे, वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें 3-4 इदारे थे, अच्छे इदारे थे माशाल्लाह से। तो वहाँ से जैसे ही कंप्लीट किया मैंने मास्टर्स, फिर मुझे ये लगा कि IT का एक बूम आ रहा है, लेकिन वो सारा आ रहा है कराची की तरफ से क्योंकि हमारा मेजर और सिटी है, मेन सिटी है। हाँ, मेन सिटी है। तो मैं वहाँ से फिर हैदराबाद से शिफ्ट हो गया कराची। तो यहाँ पे भी स्ट्रगल थी, बहुत जगहों पे इंटरव्यू दिए, बहुत जगहों पे अप्लाई किया। उसके बाद जो है वो मुझे एक गवर्नमेंट ये जॉब मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। जवेद भाई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का जो कभी ना भूल पाए? मैं वो नहीं जानना चाहूँगा जो कोई मोहब्बत की कहानी होती है, कुछ और होता है, कोई लैला थी, कुछ और था, नहीं, उसको छोड़ दें। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी जो कभी ना भूली हो? बस ये था कि फाइनल ईयर में, मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं पढ़ाता भी था उस दौरान। अगर वो वाली भी बता देंगे तो कोई मसला नहीं है। नहीं। तो उसमें ये हुआ था कि थोड़ा सा मैं मतलब बीमार पड़ गया था ना, मतलब अच्छा, काम भी कर रहा था फाइनल ईयर के अंदर, फाइनल ईयर में, लेकिन वो एंड था तकरीबन। तो मैं पढ़ा भी रहा था, पढ़ भी रहा था, मेहनत और बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना था, थीसिस लिखना। तो उन दिनों में बस मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ कि एक बेड पेच आ गया, जिसमें मैं थोड़ा सा बीमार हो गया, और फिर मैं घर चला गया था। तो वो 2-3 महीने मेरे मतलब वो मुश्किल गुजरे। गैप नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोशिश किया कि उसको वहाँ पे करूँ, मैं एडजस्ट कर लिया था मैंने। बस ये है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, पढ़ना तो मैं घर पे अपना कर रहा था। तो वो एक फाइनेंशियली पोजीशन थोड़ी सी और वीक हो गई। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन का भी खैर था, लेकिन एक थोड़ा सा स्टडी में मतलब वैसे मैं शायद नंबर अच्छे ले लेता फाइनल ईयर में, लेकिन उस पर फ़र्क पड़ा, इफेक्ट थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, क्योंकि 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा ही कुछ बीमार हो गया था। तो वो ऐसा मतलब एक था झटका ही समझ लें कि लाइफ का एक पूरा एपिसोड चेंज हो गया। हाँ, तो वो याद रहता है।
वो थोड़ा सा बेड पेश था। अच्छा वाला भी बताया ना। अच्छा वाला जब मैं वालिद साहब के साथ और वालदा के साथ जो है उम्रे पे गया, उन माशाल्लाह दोनों को लेके मेरा प्रमोशन हुआ था उन दिनों में सीएम माशाल्लाह। हाउस में, तो मैंने एक अपना जहन बना लिया था कि इनको वालदैन को लेकर जाऊंगा। और मेरा सबसे बेहतर मतलब ज़िंदगी का सबसे यादगार तरीन दिन वो है जब माशाल्लाह मैं काबतुल्लाह में दोनों के साथ माशाल्लाह एंटर हुआ था। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें अब आपकी जो लाइफ चल रही है काफ़ी बिज़ी लाइफ है, लेकिन कराची रहते हुए तो बिज़ी नहीं होती? कराची रहते हुए बहुत ज़्यादा बिज़ी है। ज़्यादा एक बिज़ी तो है? जी जी बिल्कुल, एक तो मेरी जॉब के हिसाब से भी, दूसरा ये कि फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। सही। मेरे अब माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, उनको भी टाइम देना पड़ता है, उनकी बिल्कुल सही, स्टडीज़ पे टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल तो सही। लाइफ तो दोस्तों को भी मैं ये है कि दोस्तों के साथ भी जितना हो सकता है हम्म, उनसे मुलाकात होती है, हम्म, लेकिन अब आजकल बहुत ज़्यादा लाइफ टफ हो गई है, टफ टाइम हो का। गई है। बिल्कुल। तो जिस तरह से ये एटमॉस्फेयर चल रहा है आजकल, महंगाई का एक तूफ़ान सा आया हुआ है, बिल्कुल। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबके लिए है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या लगता है कि क्या आने वाला वक्त, एज ए मुसलमान तो हम लोग का ईमान है ना कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा? ज़फ़र भाई, मतलब हमें ख़ुद को बेहतर करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल हमारा ईमान है, हम मतलब ये आने वाला वक्त अच्छा आएगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी के साथ साथ ख़ुद को बेहतर करना पड़ेगा। क्या करें, कुछ अगर एडवाइस दें आप सच्चाई पे, ईमानदारी पे चलना शुरू करें ना, मेरे ख्याल से ये जो बहुत व्यूअर्स सारी हैं वो, चीज़ें, ताकि वो भी सुने। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आपकी मसले मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाएंगे अगर हम खुद से बेहतर हो जाएंगे। अगर हम मतलब 2 रुपए वाली चीज़ अगर हम प्रॉफिट रख के भी 2.5 रुपये दें, तो ये होगा कि हम मतलब जितना महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये है ना कि हम चाहते हैं कि अगर मुनाफा हमने 2 रुपए की चीज़ है तो वो 4 रुपए में बेचें, 8 रुपए की बेचें। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करें, हमारे मुस्लिम होने का फ़ायदा यही है कि हम उसको जितना प्रॉफिट कम लें तो बेहतरी पाकिस्तान के लिए इसी तरीके से जो है हम मज़ीद बेहतर करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले जो है आप अपना एक्सपीरियंस वीनस के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से शेयर करना चाहें? बहुत अच्छा लगा। मेरा एक फ़र्स्ट टाइम था एक इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस। ओवरऑल मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया पाकिस्तान में स्पेशली, और जापान में भी ये था कि आते मतलब 1-2 फंक्शन में मैंने अटेंड किया, तो उन्होंने जाते हुए मुझसे सिंपल वॉक इन इंटरव्यू 2-3 लाइनों का ले लिया था। लेकिन वीनस पे मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, आपकी पर्सनालिटी और आपके क्वेश्चंस, और बड़ी बात यह है कि कोई आपने रीटेक नहीं लिया तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा और बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा वीनस पे भी ओवरऑल आपके साथ में। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का जावेद भाई। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। नाजरीन, प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे वंस अगेन हम यही रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि जिस तरह से महंगाई चल रही है, जिस तरह से ये तूफ़ान चल रहा है, जिस तरह से जावेद अहमद शेख साहब ने हमें बताया है कि उसमें हम अपने जो सेलर्स हैं वो अपने प्रॉफिट रेशो को जो है कम कर दें, तो हम आने वाले वक्त को और इस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं अपनी ऑनेस्टी से, अपनी सिंसेरिटी से, बजाय इसके कि 2 की चीज़ 4 के बेचें। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, सी टू ऑल ऑफ़ यू इंशाल्लाह अगेन। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले जावेद साहब से बड़ी मज़े की बातें हो रही थी, लेकिन स्पेशली ये कि जब अजरक उनके शोल्डर पे थी और पाकिस्तानी फ़्लैग हाथ में था, जो मैंने तस्वीरों में देखा था, ठीक है, उसके आगे क्या हुआ, ज़रा उसके आगे की कहानी जानते हैं जावेद साहब से। जी जावेद भाई, कल्चर डे के ऊपर वो अजरक आपने पहनी हुई थी और पाकिस्तानी फ़्लैग आपके हाथ में था। जी अनफॉर्चुनेटली मैं कल्चरल डे पे नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से उनका कल्चर डे था। उनके कल्चर डे में आपने पार्टिसिपेट किया अपने कल्चर को। जी वो मत्सूरी कोबे एक इवेंट था उनका, और भी बहुत सारे हमारे जहाँ पे हम रहते थे, वो इंटरनेशनल हॉस्टल थी, ह्यूगो इंटरनेशनल हॉस्टल, तो वहाँ पे वो कल्चरल इवेंट्स होते रहते थे। तो जब वो मतलब फैशन शो हो गया, उसका एक दफ़ा उन्होंने फैशन शो नाम दिया, दूसरी मरतबा वॉक, लेकिन मैंने हर दफ़ा अपना फ्लैग एक तरफ लगाया और अजरक पहना, टोपी पहनी, तो माशाल्लाह से बहुत प्राउड फील होता था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मोस्टली 60 to 70 कंट्रीज़ के लोग थे,
और अफ्रीकन्स, इंडियंस, तो एक प्राउड फील होता था कि इंडियन के जब मैं वहाँ पे था तो आई वाज द ओनली पाकिस्तानी हु वाज लिविंग। सो इंडिया के 6-7 लोग थे, लेकिन उनके सामने जो है वो पाकिस्तानी झंडा उठा के फिर एक अजीब ही मज़ा आता था, एक प्राउड आता था। मुझे तो लगता है पूरा एपिसोड हमारा जापान में निकल जाएगा, आप पाकिस्तान में आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी आपको घुटकी भी लेके जाना है। बिल्कुल चलते हैं। तो उसमें जो जापान के अंदर आपका रहा, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर चीज़ हर पाकिस्तानी को मेड इन जापान चाहिए होती है, ठीक है, वो जो एक रीज़न कि हाँ ये जापान की है, मेड इन जापान लिखा हुआ है ना, बस ये स्टैंप हो गई, इसका वारंटी कार्ड नहीं चाहिए, गारंटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी है मेड इन जापान होना चाहिए। आई एम राइट? ये एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो वहाँ के लिहाज से आपने क्या देखा, क्या ये सारी चीज़ें वाकई मेड इन जापान वाला सिनेरियो? वो बिल्कुल, वो असल में अपनी चीज़ों पे एक तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और क्वालिटी को मेंटेन करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते बल्कि उस पर अमल भी करते हैं, और वो जो भी बात कहेंगे उस पर मतलब सच्चाई होगी। आपने चीज़ लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आपको सच बात बताएंगे, तो उनकी क्वालिटी परफेक्ट होगी। अगर वो वहाँ पे इवन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेड इन जापान आजकल लिखते हैं, लेकिन वो होती असेंबल जो है वो चाइना में, अब मेड एज जापान लिखते हैं जी, क्योंकि वो चाइना मेड इन जापान खत्म कर दिया। हाँ, तो वो चाइना में असल में असेंबल हो रही होती हैं, तो वो आपको बताकर, अगर चीज़ आपने लेनी है तो वो बताकर कहेंगे कि भाई ये असेंबल चाइना में हुई है, मेड इन जो डिज़ाइन बाय है वो जापान है। हाँ, तो वो मतलब एक वादे के पक्के हैं। दूसरा, उनके पास एक काइजन प्रोसेस है कि हर चीज़ हमेशा वो उसको बेहतर से बेहतर के चक्कर में होते हैं और बेहतर से बेहतर बनाना। लेकिन जो मेरे नॉलेज में आया है कि अब जापान जो है वो इन चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं करता, क्या ये सही है? नहीं, प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें वो अपना चाइना को उन्होंने शिफ्ट दे दी हैं। जी, टेक्नोलॉजी आगे फॉरवर्ड कर दी, सेल आउट हो गई टेक्नोलॉजी भी, और दूसरा ये है कि उनका अब कंपटीशन भी आ गया है। जैसे साउथ कोरिया है, कोरिया के साथ उनका ताइवान हो गया, चाइना हो गया, ये उनके पास एक मार्केट आ गई है। वो प्रोडक्शन प्लांट वहाँ चले गए, प्रोडक्शन प्लांट, और उनकी कंपनीज बहुत सारी। जी, इनकी प्रोडक्शन क्या है? इनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, और ख़ास तौर पे गाड़ियाँ जैसे टोयोटा हो गई, सुजुकी हो गई, वो तो इनके स्पेशल है, वो तो चल रहे हैं उनके। हाँ। क्योंकि जो सुजुकी वहाँ होती है, जो सुजुकी यहाँ होती है, उसमें तो बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ठीक है, जो टोयोटा वहाँ होती है, जो टोयोटा यहाँ होती है, उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ये है ना? नहीं, फ़र्क नहीं है असल में। ये मतलब वो क्वालिटी के हिसाब से, अगर पाकिस्तानी वहाँ पे रकम के हिसाब से भी होता है तो, और प्लांट का भी होता है सिलसिला, बाकी जो प्रोसेस होता है। नहीं, आपने ट्रैवलिंग की उस तरह की गाड़ियों में, सुजुकी में, कोरोला में, तो आपको फ़र्क तो दिखा हो ना कि यहाँ वाली कोरोला में, यहाँ वाली सुजुकी में, और वहाँ वाली कोरोला सुजुकी में जब ट्रैवल किया तो क्या फ़र्क मिला आपको? हाँ, वही क्वालिटी मेंटेनेंस है, और दूसरा वहाँ पे क्वालिटी को अश्योरेंस भी है। मतलब वो आपको मेक श्योर कराते हैं कि आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो कंपनी इसको हमारी तरह ये नहीं छोड़ते कि आप अगर आपने एयरबैग लगाया या नहीं लगाया, तो उसको आपने पूरी चीज़ें जो आपने लिखी हैं वो देनी है, वो 100% देनी है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में हमें वापस घोटकी चलना चाहिए, क्योंकि जापान बहुत हो गया, और जापान से जो है ना जावेद भाई का आने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, ये इनसे पूछना पड़ेगा, बताएंगे बिल्कुल नहीं कि जापान में क्या था क्या नहीं था। शायद हो सकता है कुछ हिडन कर दें। जावेद भाई, घोटकी चलते हैं, शायद बाद में बता दें आपके जापान में क्या था क्या नहीं था, या नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, उसमें पर्दा ही रहने देते हैं। चलते हैं घोटकी की तरफ। आपका बचपन घोटकी में गुजरा, माशाल्लाह, आपका लड़कपन जो है वो घोटकी में गुजरा। आज आप माशाल्लाह एक डिप्टी डायरेक्टर की सीट के ऊपर सीएम हाउस के अंदर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, जापान से भी आप ट्रेनिंग लेके आए हैं। कैसा फील होता है वो एक लाइफ, स्टार्ट ऑफ द लाइफ कहूँगा, नॉट ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ। बचपन था, फिर लड़कपन था, और अब की लाइफ, क्या उसमें कोई सपना था आपका, ख्वाब था? सपना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई ख्वाब था? जफ़र भाई, एक तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको किस्मत ले जाती है, थोड़ा आपकी मेहनत होती है, उसके बाद किस्मत इंसान मेहनत करके बदल लेता है। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने ख्वाब भी देखे, तो मैं मतलब छोटे से शहर से आया था, तो मैंने कोई ऐसा ख्वाब भी नहीं देखा था। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, हाँ, नहीं मतलब मेहनत की, लेकिन ख्वाब नहीं देखे थे, कोशिश की। उसके बाद यहाँ पे मैं आया, पहले मैंने मतलब सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया आईटी में। सही है, माशाल्लाह। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे एक कंपटीशन के थ्रू मैं सेलेक्ट भी हो गया, माशाल्लाह। लेकिन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। मैंने 2010 में IBA में फ्रॉम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप
मैंने वहाँ से एग्जीक्यूटिव MBA किया। माशाल्लाह। गवर्नमेंट से हमारे 6 या 7 लोग हम सिलेक्ट हुए थे। बिल्कुल सही। तो आई वाज वन ऑफ देम। सो मतलब IBA ने फिर मुझे एक विज़न दिया, एक ख्वाब जैसे वहाँ पे IBA से मैंने देखा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। ये सारे वो ख्वाब हैं जो कि आपकी एजुकेशन, कोई और भी ख्वाब था? अभी और भी ख्वाब है, मतलब आगे जाके जो बताने के नहीं है। US जाऊंगा शायद PhD करूं। नहीं, वो तो जाने के हैं ना, जो बताने के हैं, ये बताने के भी नहीं है कोई ख्वाब? नहीं, बताने के तो है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे शो का टाइम लिमिटेड है तो हम नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है आपने IBA से बड़ा शॉर्टकट आपने बताया, घोटकी से यहाँ का सफ़र, जापान का सफ़र, अपने केज के फुल स्ट्रेच कर दिया आपने जापान को, और घोटकी से जब कराची तक पहुँचे तो आपने इतना 1 मिनट के अंदर पूरा बता दिया, बीच में कुछ चीज़ें रह गई? हाँ, नहीं, घोटकी से मैंने मतलब पहली से 10वीं जमात तक प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। जो लोग ये जो कहते हैं कि हम मतलब प्राइवेट से पढ़ के फिर ही कोई आपका विजन होगा या फिर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत गवर्नमेंट स्कूल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात आप पे अपने आप पे डिपेंड करता है, ये तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप, हाँ, नंबर 1 कॉलेजेस नाम में आ गए हैं आजकल। जी हाँ। लोग ज़्यादा पैसे भर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका भी फ़र्क है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते तो कुछ नहीं होता। तो मैंने गवर्नमेंट से शुरुआत की, फिर फर्स्ट ईयर इंटर मैंने पन्नुआकल से, उस टाइम पे पन्नुआकल का बहुत नाम था, तो फर्स्ट ईयर इंटर मैंने वहाँ से कॉलेज किया। उसके बाद फिर सिंध यूनिवर्सिटी में मेरा IT में दाखिला हो गया, तो एडमिशन वहाँ से कंप्लीट करके फिर मैं कराची शिफ्ट हुआ। वो वाली लाइफ और ये वाली लाइफ, वो आपने जवाब नहीं दिया। ज़फ़र भाई, लाजमी एक वहाँ पे स्ट्रगलिंग एरिया होता है। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो एक स्ट्रगल आपको ख़ुद से करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, और उस वक्त तो इतना मतलब आसान भी नहीं था। हम ट्रेनों में और बस भी बहुत कम सफ़र था, तो वो हम करके रात को कभी कभार ऐसा होता था कि मैं घोटकी से हैदराबाद आया और हैदराबाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल किए सिंध यूनिवर्सिटी के, और फिर मैं वापस रात को ही वापस खैबर मेल में चला जाता था। तो दैट वाज अ स्ट्रगलिंग टाइम, बड़ा स्ट्रगल। हाँ, तो उसमें ये जो है जावेद भाई कि ये आपका स्ट्रगलिंग टाइम अपनी जगह पे रह गया। उसमें अगर अब वाली लाइफ के अंदर हम देखें तो आपको अगर 15 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएँ, 20 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएँ या 30 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएँ, तो आप वो मैक्सिमम लीव्स क्या घोटकी में स्पेंड करेंगे या कराची में? ज़फ़र भाई, मेरा ये रहा है कि मैंने घोटकी से कभी नाता तोड़ा नहीं है। मैं मतलब अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों के पास, मतलब फैमिली के पास जाता रहता हूँ जितना मुझे टाइम मिल जाता है। अगर 1-2 छुट्टियाँ आ जाती हैं तो शादी में, किसी की बारात में, वो तो मुझे मालूम है, लास्ट टाइम भी आपने पोस्टपोन कर दिया था, आपने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो वो नाते रहते हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे बड़े ईद के दिनों में, तो वहाँ पे आना जाना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, अगर 15 दिन मुझे मिल जाते हैं, रिश्ते जुड़े रहने चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोशिश करूँगा घोटकी जाऊँ, ठठा दोस्त हैं वहाँ पे जाऊँ और फिर आगे चला जाऊँ पंजाब साइड। तो रिश्ते हमेशा जोड़ के रखते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही है। कोशिश यही होती है। और इसमें जो है कौन कौन से रिश्ते होते हैं? यानी कि दोस्तों के हो गए, दोस्त यार मेरे बहुत क्लोज हैं, फैमिली जो के दोस्त हो गए, हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके कोलीग्स हो गए। लेकिन उसके अलावा मैंने इंट्रो में कहा था कि सोशल मीडिया के अंदर भी आपका माशाल्लाह बड़ी वाह चलती है। सोशल मीडिया पे मतलब जो हमारे 1-2 दोस्तों के ग्रुप्स हैं वो भी दोस्तों से लिमिटेड है। वो मेरे वैसे दोस्त हैं जो आप जैसे दोस्त हो गए, जिनसे मैं वैसे ही क्लोज़ हूँ। तो अगर उन्होंने ग्रुप पे वहाँ पे सोशल मीडिया में डाल दिया तो वैसे ही, और फेसबुक पे इसलिए हूँ कि मेरी फील्ड ही IT से रिलेटेड है। IT से रिलेटेड किसी न किसी ऐप से तो जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। असल में वो यूज़ कर रहे होते हैं ना जब आप एप्लीकेशंस और IT, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट होता है। देखें, हर चीज़ का जब ड्रॉबैक है तो उसका फ़ायदा भी है। जी हाँ। अगर आप फेसबुक पे भी इवन देख लें तो मैंने जो वर्ल्ड बैंक की स्कॉलरशिप रियली मैंने फेसबुक से ही देखी थी। तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव यूज़ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको निकल के आ जाती है और उसको आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं और वो आपको फ़ायदा देती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई शक नहीं। और आगे फ्यूचर में क्या इरादे हैं आगे इंशाल्लाह? ज़फ़र भाई, जैसे मैंने, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे मैंने बताया ना, आजकल क्या है कि दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने ये अपना स्कॉलरशिप्स वगैरह तुम्हें कैसे पता चलती हैं और ये ट्रेनिंग्स। जी। तो अगर आप फेसबुक पे भी जाते हैं ना, तो आप इंटरेस्ट एरिया जब आपका होगा ना, तो आजकल AI सिस्टम चला गया, या गूगल पे जब आप कोई सर्च करेंगे चीज़
तो वही चीज़ आपके पास बार बार आती रहेगी। हाँ, एक मरतबा वो आपने वहाँ पे सर्च लॉगिन में चली गई, वहाँ पे हिस्ट्री में आ गई, वो जी। देखते हैं कि इसके हिस्ट्री में इसने कितनी दफ़ा सर्च कौन सी ऐप को किया है, कौन सी चीज़ को किया है, वो उसी को बार बार ब्राउजिंग कराता है, ऑटोमेटिक उसकी पॉपअप भी देता है, उसकी ऐड भी देता है। बिल्कुल, ये AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो देखते हैं कि आपका रुझान किस तरफ है। तो मेरा अगर रुझान है ही मतलब स्कॉलरशिप्स पे या ट्रेनिंग्स पे या फिर आगे बढ़ने पे, तो उसी तरह की चीज़ें पॉपअप होंगी, उसी तरह की चीज़ें पॉपअप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी फ्यूचर विजन ये है कि इंशाल्लाह जितना अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, जितनी मैं खिदमत कर सकता हूँ, जितना काम कर सकता हूँ। अब तो जापान में भी देख लिया कि वहाँ पे लोग जो है वो अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं और चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए काम करें। तो जितना मैं कर सकता हूँ मैं अपने तौर पे कोशिश करूँगा। और आगे ये है कि अगर मुझे चांस मिल जाता है कोई PhD वगैरह, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कॉलरशिप आ गई, अच्छी स्कॉलरशिप, तो मैं PhD वगैरह कोशिश करूँगा। बाकी वरना यह है कि अपने मुल्क की यहाँ पे बैठ के भी खिदमत करूँगा। अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका चेंज करने का इरादा है? जिस तरह से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप बैठे हैं, उसके अंदर डेफिनेटली गवर्नमेंट आपसे खिदमत लेगी। आप एक ट्रेनिंग भी लेके आ चुके हैं, सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई IT रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बने हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, क्या उनमें कोई चेंजिंग का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल ज़फ़र साहब, जैसे मतलब आजकल दुनिया IT की तरफ जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट या फेडरल भी आप देख लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो IT के लिए मतलब पॉलिसीज़ भी आ रही हैं जिनमें वो खुद मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं IT को। तो जितना मुझसे हो सकेगा, जो मुझसे गवर्नमेंट मांगेगी मैं करूँगा। और मुझसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं जहन में रख के बैठा हूँ। अभी रिसेंटली आया हूँ, एक 15 दिन भी नहीं हुए, तो वो मैंने फ्लोट करने हैं इंशाल्लाह, उन पे आगे काम करना है और बेहतर जितना कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अपने डिपार्टमेंट को, वो करेंगे। कुछ ऐसी कोई अपग्रेडेशन के हवाले से शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह की अपग्रेडेशन आपको रिक्वायर्ड होगी? अपग्रेडेशन जैसे मतलब मैं जापान में देख के आया ना, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसी की टेक्नोलॉजी को अगर आप डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल, एक तो वहाँ पे सिर्फ IT का यूज़ नहीं है, लेकिन IT का यूज़ के साथ वो देखते हैं कि लोगों को हम बेनिफिट कितना कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सोशल प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो मेरा ये फोकस है, जैसे लाइक एज द कंप्लेंट सेंटर, कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट, सेम लाइक एज ये भी। और दूसरा ये है कि जैसे फार्मर्स है उनको हम बेसिक फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं, जैसे यूजिंग द ड्रोन कैमरा। आप अगर किसी कपास वगैरह में कोई कीड़ा लग गया है तो ड्रोन के थ्रू, क्योंकि इतना बड़ा एरिया एक बंदे से, इंसान से वो नहीं कवर अप होगा, लेकिन अगर हम यूजिंग टेक्नोलॉजी उसको हम शो कर सकें और देख सकें, और उसको आजकल तो ये है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपने कोई उसको अगर बीमारी लग गई है तो वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाएगा कि इसको ये है, और इसका आपके पास एक मेडिसिन या जो भी हल है उसका वो निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सोल्यूशन आ जाएगा, उसका सोल्यूशन आपके पास। वो पूरा एक डेटाबेस बनाना, वो भी। दूसरा ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो आ रही हैं आजकल, क्योंकि हमारे पास देखें मनी लॉन्ड्रिंग के और दूसरे इश्यूज आ रहे हैं जो मतलब ये हवाला हुंडी वगैरह बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है पापा उस पर ये मेरा है रुझान के जैसे हम जितना हो सके मोबाइल मनी हम लेकर आएँ। उसके लिए लोगों को हमें फर्स्ट टाइम उनको रजिस्टर करने के लिए हमारे बैंक सिस्टम वैसे है कि वो बहुत सारा आपसे फॉर्म लेते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी होती है। लेकिन जापान में आप जाएं तो उन्होंने एक सिंपल प्रोसीजर रखा हुआ है। आपने एक दिन कराया, उसके बाद कहते हैं आप चले जाएं घर पे, 10-15 दिन के बाद वो अपना प्रोसेस करके आपको भेज देंगे। दूसरा ये है कि अगर आप मोबाइल मनी पे आना चाहें तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर होते हैं, वो आपका CNIC, आपका रेजिडेंस कार्ड, आपका बैंक कार्ड, वो सारा उससे कनेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होगा कि ये कितना यूज़ कर रहा है, उससे टैक्स कितना कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक पूरा उसको, लेकिन ये है कि उन लोगों को फर्स्ट टाइम जो है वो सहूलत ये देनी पड़ेगी कि उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। मोबाइल ऐप के ऊपर अगर पेमेंट किसी भी कंट्री के अंदर है वहाँ से उन्हें भेजनी है या मंगवानी है, सेम ऐप जो है रिसीवर और उसके पास होगी, तो वो उसी ऐप के ज़रिए बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है और सेंड हो सकती है। वो भी हो सकता है। दूसरा ये कि अगर हम मतलब जैसे कहीं चाय पे चले गए, किसी रेस्टोरेंट पे चले गए, हम पे ऑफ कर सकते हैं, पे हम वही मोबाइल के जरिए इंडिया में भी है। हाँ, मैंने ये ऐप एक दो जगह देखी है, लेकिन इसको मैं मज़ीद आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा नाजरीन के हवाले से। मैं तो देख के आया हूँ तो, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जो है वो हमारा डिस्कशन कहीं और जाके पहुँचे, मोबाइल ऐप तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन ब्रेक का एक टाइम हुआ जाता है और ब्रेक के बाद हम वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।